असलामुअलैकुम। बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे और आज की इस क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह ताला। और इसके अंदर हम अपने ट्रिगोनोमेट्री के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मूविंग कर रहे होंगे, कवर अप करने के ऊपर मूव करेंगे और उन तमाम चीजों को देखेंगे। सहल है भाई। तो आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर मूव करें डेट इज ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 2। देखो भाई, सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हमने जिस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने पे जाना है ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ द ट्राइंगल्स का पार्ट। यानी कि भाई ट्रिगोनोमेट्री का जो मेन 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 पार्ट होता है वो होता है ट्राइंगल्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ट्राइंगल आपने बचपन से लेकर आज तक देखा होगा कि भाई ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीन वर्टिसेस होते हैं। ट्राइंगल कैसी शेप को कहते हो, कैसी शेप को कहते हो जिसमें तीन वर्टेक्स आ रहे हैं। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। वर्टेक्स ए के जो अपोजिट साइड होती है उसको साइड ए कहते हैं, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को आप साइड बी कहते हैं, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को आप साइड सी कह रहे होते हैं। बेटा सही है ना? अच्छा भाई, याद रखिएगा वेरेवर वी आर आस्क्ड टू सॉल्व अ ट्राइंगल, तो दुनिया में ट्राइंगल को सॉल्व करने के दो बुनियादी तरीके हैं। एक होता है आपके पास ट्राइंगल को सॉल्व करने का तरीकेकार कि आप डायरेक्टली राइट एंगल ट्राइंगल अगर आ रहा है ये अलग मेथड के ऊपर सॉल्व होगा, या फिर अगर आपके पास एक जनरल ट्राइंगल आ रहा है तो याद रखिएगा जनरल ट्राइंगल को हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। यानी कि कोई भी अगर मेरे पास ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा हो तो ट्राइंगल को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक जनरल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट कर रहा हो। राइट एंगल ट्राइंगल को हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या पाइथागोरस रिलेशंस के ऊपर सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं कि अगर कभी भी दुनिया के अंदर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने सिंपल तरीके से उसको पाइथागोरस थ्योरम पे सिंप्लीफाई कर लेना है। वाइल अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, ट्राइंगल क्या है, जर्नल है, तो फिर या तो वो लॉ ऑफ साइन पे सॉल्व होता है, या फिर लॉ ऑफ कोसाइन पे सॉल्व होता है, या लॉ ऑफ टेंजेंट के ऊपर सॉल्व होता है। इनके फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए क्योंकि पेपर के अंदर बहुत दफा सिंपल फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व होगा और जर्नल ट्रायंगल आपके पास साइन लॉ कोसाइन लॉ टेंजेंट लॉ के ऊपर सिंप्लीफाई हो रहा होता है। अब देखो भाई, अगर मेरे पास कभी भी दुनिया में कोई राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, इसकी एग्जांपल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल का से यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है कि भाई आप सिंपल सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। हम नॉर्मली क्वेश्चंस को इस पैटर्न पे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा होगा तो आप हमेशा अपने इन फंक्शंस की मदद के ऊपर अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे होगे। यानी कि फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, एमसीक्यूज कैसे आएगा? देखो भाई, पेपर में एमसीक्यूज कैसे आएगा, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास एक बिल्डिंग है, सही है ना, एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से कुछ फासले के ऊपर आपके पास कोई बंदा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन क्रिएट कर रहा है, भी हम इसको समझते हैं। मगर आसान भाषा में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा है। अब इस एंगल की टाइप को भी जरा समझते हैं। लेट्स सपोज 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो कैलकुलेट करके बता दो। सही है, आपको बिल्डिंग की हाइट गिवन है फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर्स के बराबर। एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ये देता है कि भाई तुम्हारे पास सिंपल तरीके से एक बंदा है, वो कहीं पे खड़ा हुआ है, उसको दूर एक बिल्डिंग दिख रही है, तो आपके पास बिल्डिंग की जो हाइट है वो 10 मीटर की आ रही है, और जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा है। मैं एक बेसिक आपको डायरेक्टली फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ। तो एग्जामिनर कहता है एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स कैलकुलेट करके बताओ। यानी कि इस बिल्डिंग से लेके यहाँ तक की हाइट क्या होगी, या इस बिल्डिंग से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो भाई याद रखिएगा कभी भी अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल अगर आपके ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पे सिंप्लीफाई करोगे। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है कि देखो हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने वाली साइड किसकी होती है, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बच जाती है ना वो बेस की होती है। तो आपने पाइथागोरस रिलेशन को इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास तीन तरह के पाइथागोरस रिलेशन होते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो आप किसको इस्तेमाल करोगे? यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर आ रहा है और बेस आ रही है, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। तो यानी कि ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो यानी कि टेंजेंट का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जहां पे आपके पास परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस निकाल लिया ना। तो आप ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करो जहां पे दोनों चीजें आती होंगी, क्योंकि हमारे पास देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर
सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, ये फॉर्मूला होता है। सही है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? इन तीनों में से आप वो इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर आपकी दोनों क्वांटिटीज पे आ रही हो। तो भाई परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है? खाली टेंजेंट में आ रहा है, तो मैं टेंजेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो भाई टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा, थीटा किसके बराबर है? 60 डिग्री के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर किसके बराबर है हमारे पास? परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 10 यूनिट्स के बराबर। बेस किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो टेंजेंट 60 डिग्री क्या हो जाएगा? अगर मुझे यहाँ पे सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना है टेंजेंट 60 डिग्री, हमने कल की क्लास के अंदर तमाम बुत समझे थे। तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर होता है? अंडर रूट 3 के बराबर होता है। इक्वल टू के बाद 10 डिवाइडेड बाई एक्स का एक्स इट इज। ये एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 10/√3 के। ये सबसे बुनियादी टाइप है क्वेश्चंस की, कि भाई आपको सिंपल तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे दिया जाए, आपसे कोई भी चीज पूछ ली जाए, आपसे दुनिया में कोई भी चीज पूछ ली जाए, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कि भाई देखो, अगर कभी भी दुनिया में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, अगर कभी भी दुनिया में आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जामिनर आपसे लेट सपोज यहाँ पे कह देगा कि आपकी 4 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एंगल आपके पास आ रहा है लेट सपोज 45 डिग्री का। तो एग्जामिनर कहता है ये वाली वैल्यू बताइए, ये किसके बराबर होगी? तो भाई आपने सबसे पहले साइड्स को देखना है, कि देखो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बच जाती है बेस की होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो आपका आंसर किससे आएगा? साइन के फॉर्मूले के ऊपर आ रहा होगा। तो आपका आंसर किसके ऊपर आ रहा होगा? साइन के फॉर्मूले पे आ रहा होगा। तो इसके यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो पेशतर पेपर में कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ एलिवेशन का या एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इसका मुराद क्या होता है? कि बेटा देखो, अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके पास लेट सपोज ये आपकी सरफेस है, ये आपकी क्या आ रही है? सरफेस आ रही है। अगर कभी भी नीचे से ऊपर की जानिब जो एंगल फॉर्म होता है, हमेशा याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की जानिब जो एंगल फॉर्म होता है ना, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की जानिब जो एंगल फॉर्म होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। जो भी नीचे से ऊपर की जानिब एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहलाएगा? ऊपर से नीचे की जानिब जो एंगल फॉर्म होता है, यानी कि जो भी आपकी बेस लाइन आ रही है उससे ऊपर से नीचे की जानिब जो एंगल फॉर्म होता है, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहे होते हैं। बहुत दफा पेपर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, तो वहां पे अक्सर और पेशतर एग्जामिनर ने जुमला लिखा हुआ होता है एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जो भी बेस लाइन है उससे नीचे से ऊपर की जानिब जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जो भी बेस लाइन है अगर उससे ऊपर से नीचे की जानिब एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो हम जल्दी से फिर आगे मूव करें। आ रही है, आपके पास थीटा की वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री के बराबर। आपको यहाँ पे गिवन है हाइट गिवन है 3 यूनिट्स की, और बेस गिवन है एक्स की। कुछ और कर लो, चलो यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये हाइपोटेन्यूज गिवन है एक्स का। तो भाई एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है कि एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, थीटा के सामने जो भी आपका एंगल होता है ना, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जो साइड बच जाती है ना वो बेस होती है। आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम्स होते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव, आगे आता है कर्ली ब्राउन हेयर, और आगे आता है दे पेंटेड ब्लैक। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। अब देखो, आपके पास कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हो? आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज खाली गिवन है ना, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले पे सिर्फ आ रहा है? खुद सोचो, इन तीनों में से किस फॉर्मूले पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ रहा है? तो बेटा खाली इस फॉर्मूले पे आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर वाला। दैट्स द लॉजिक। कि भाई जो एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देता है कि भाई आपके पास जो है ना एक एरोप्लेन है, और वो एरोप्लेन सीधा 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 उड़ते हुए जा रहा है, एंड इट इज मेकिंग अ एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ सम डिस्टेंस पॉइंट। कि आपके पास एक एरोप्लेन है, आपके पास एक एरोप्लेन आ रहा है, और ये एरोप्लेन जो आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा है? ये क्रिएट कर रहा है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। सही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की जाने बनने वाला एंगल। ऐसा ही है, सारे बच्चे बात मानते हैं। अच्छा, आगे एग्जामिनर कहता है कि आपके पास जो एरोप्लेन है ना, इस एरोप्लेन की हाइट आ रही है लेट सपोज 100 मीटर्स की आ रही है इस एरोप्लेन की हाइट, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसकी जाने भी एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। सही है। और आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई
इस बंदे से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ कि डिस्टेंस कितना आ रहा होगा। तो अब देखो, आपको एग्जामिनर ने क्या बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ होता है भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की जाने बनने वाला एंगल। जो भी आपकी बेस लाइन होती है ना, उससे ऊपर से नीचे की जाने बनने वाला एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये एंगल आपका क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। लेट सपोज ये आ रहा है आपके पास 60 डिग्री के बराबर। सही है, किसके बराबर आ रहा है? 60 डिग्री के बराबर। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? आप लोगों ने ज्योमेट्री के अंदर एक जेड थ्योरम कभी ना कभी पढ़ा होगा। जेड थ्योरम क्या कहता है कि जो एंगल आपके पास यहाँ फॉर्म हो रहा होता है, सेम एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है। तो भाई अगर मेरे पास 60 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एंगल क्या फॉर्म होगा? 60 डिग्री का फॉर्म होगा। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे अगेन पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? याद रखिएगा, जो भी आपकी बेस लाइन होती है, जो भी आपकी बेस लाइन होती है, ऊपर से नीचे की जानिब एंगल फॉर्म होता है। तो ये ऊपर से नीचे की जानिब एंगल फॉर्म हो रहा है। सही है। तो यानी कि ये एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। तो अगर मेरे पास 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो जेड थ्योरम हमारे पास क्या कहता था? आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में थ्योरम पढ़ा हुआ होगा कि भाई अगर कभी भी आपके पास जेड तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है, सेम एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है। तो भाई जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सेम यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा होगा। यानी कि 60 डिग्री अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल इधर भी फॉर्म हो रहा होगा। सही है। तो आप सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे? आपको यानी कि यहाँ का एंगल मिल गया थीटा के बराबर। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल मुझे पता चल चुका है। तो मुझे पता है थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास बेस आ रहा है। तो सिंपल तरीके से कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करूंगा? एक ऐसा फॉर्मुला जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आता हो। तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एक्स विल बी द क्वेश्चन सॉल्यूशन। किस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा होगा? अब बताओ, बात समझ में आती है? कोई मसले की बात इसके अंदर? ओके। अच्छा भाई, अब देखो, ये हमने बड़ा एक बुनियादी सा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ये हमारे पास हमने क्या चीज डिस्कस करी? एक सबसे बुनियादी सा कॉन्सेप्ट कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसे कह रहे हैं या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कह रहे हैं। अच्छा, हमारे पास अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसको सॉल्व करना सबसे ज्यादा सिंपल होता है कि आप सिंपल तरीके से वहां पे कोई भी पाइथागोरस की जो आइडेंटिटी होती है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, उनको इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। बट अगर ट्राइंगल जर्नल होता है, यानी कि ट्राइंगल अगर राइट एंगल नहीं आ रहा, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर कि देखो, हमें ये बात मालूम है दुनिया के अंदर हर ट्राइंगल के अंदर आपके पास तीन एंगल्स होते हैं। एक एंगल अल्फा होता है, एक एंगल बीटा होता है, और एक एंगल क्या होता है? गामा। सही है। तो हमेशा याद रखिएगा, तमाम के तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से 180 डिग्री के। यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर तीन एंगल्स आ रहे हैं, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर। अच्छा भाई, नॉर्मल सी बात आ रही है। अब देखो, कोई भी जनरल ट्राइंगल अगर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा हो दुनिया में, कभी भी कोई भी जनरल ट्राइंगल अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इसको सॉल्व करने का फिर मेथड क्या होता है कि या तो आप साइन लॉ पे सॉल्व करते हो, या फिर किस पे सॉल्व करते हो? कोसाइन लॉ के ऊपर। खाली दो ही मेथड्स होते हैं। अब ये साइन लॉ क्या होता है या कोसाइन लॉ क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर और पेशतर हमारे पास पेपर्स के अंदर क्या होगा? सिंप्लीफाई होगा, सॉल्व होगा। कैसे? कि देखो, अगर हमारे पास साइन लॉ की बात की जाए, तो साइन लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? साइन लॉ का सिंपल तरीके से फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू के बाद बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू के बाद सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता है। जो भी आपको दो साइड्स या दो एंगल्स के अंदर से कोई भी वैल्यू गिवन होगी, आप उनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हो। यानी कि अगर साइड ए और साइड बी पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और अगर मुझे साइड बी और साइड सी पे अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। और अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल तरीके से साइड ए और साइड सी के ऊपर, तो यही फॉर्मूला, आप कुछ भी नहीं कर रहे, इसी फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं भाई। तो ये बन जाएगा ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। यानी कि भाई आपके पास दुनिया के अंदर कभी भी आपको अगर साइन लॉ का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, हमें पता है कैसे चलेगा साइन लॉ अप्लाई होगा या कोसाइन लॉ अप्लाई होगा? आई विल बी टेलिंग यू। बट फिलहाल के लिए सिर्फ साइन लॉ का मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। अच्छा, कोसाइन लॉ किसके बराबर होता है? भाई कोसाइन लॉ का फॉर्मूला हमारे पास दुनिया में क्या होता है, अगर कभी भी कोसाइन लॉ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कोसाइन लॉ का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc। आगे क्या हो जाएगा? कॉस का कॉस, अल्फा का अल्फा। अगर साइड ए के रिस्पेक्ट से फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर मैं साइड बी के रेफरेंस अप्लाई करूं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac। और आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा सिंपल कॉस बीटा का कॉस बीटा।
अगर साइड सी के रेफरेंस से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू ए बी, और फाइनली कॉस गामा का कॉस गामा। हमेशा याद रखिएगा आपके पास कभी भी कोई ट्राइंगल जर्नल आ रहा है, जर्नल ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसमें 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, या तो साइन लॉ अप्लाई होगा या कोसाइन लॉ अप्लाई होगा। अब देखो साइन लॉ किन सूरतों में अप्लाई करते हो, कोसाइन लॉ किस सूरतों में अप्लाई करते हो, उसकी एक कंडीशन समझ लो। कंडीशन क्या होती है कि हमेशा याद रखिएगा पहली नंबर के ऊपर, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको गिवन है, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको क्या है, गिवन है, यानी कि साइड ए, साइड बी, साइड सी, आपको इन तीनों की वैल्यू क्या है, गिवन है, हमेशा क्या अप्लाई होगा, कोसाइन लॉ अप्लाई होगा। यानी कि एक ट्राइंगल की अगर तमाम की तमाम साइड्स की डिस्टेंसेस, साइड्स की वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप हमेशा क्या अप्लाई करोगे, कोसाइन लॉ को अप्लाई करोगे, सही है ना। अगर एक ट्राइंगल की तमाम साइड्स आपको गिवन है तो हमेशा क्या चीज अप्लाई होगी, कोसाइन लॉ को अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर, अगर कभी भी आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल के अंदर आपको कोई भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपको ये वाली दो साइड्स की वैल्यू गिवन है और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, इंक्लूडेड एंगल यानी कि उन दोनों साइड्स के दरमियान वाला एंगल, तो भी हमेशा कोसाइन लॉ अप्लाई होता है। यानी कि अगर कभी भी आपको दो साइड्स और साथ में इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल क्या है, गिवन है, तो उस सूरत के अंदर भी हमेशा कोसाइन लॉ अप्लाई होगा। इन दो कंडीशंस के अलावा गर्ज ये कि कोई भी कंडीशन आ जाए दुनिया में, आप हमेशा साइन लॉ अप्लाई करोगे। कोसाइन लॉ अप्लाई करने की सिर्फ दुनिया में दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि अगर आपको एक ट्राइंगल की तमाम साइड्स गिवन है, अगर आपको एक ट्राइंगल की तमाम साइड्स क्या है, गिवन है, तो उस सूरत के अंदर हमेशा क्या अप्लाई करोगे, कोसाइन लॉ को। या फिर अगर एक ट्राइंगल की आपको दो साइड्स गिवन है और दरमियान का एंगल गिवन है, तो उस सूरत के अंदर भी क्या अप्लाई होगा, हमेशा कोसाइन लॉ अप्लाई हो रहा होगा। यानी कि कोसाइन लॉ अप्लाई करने की सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस आ रही होती हैं। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाए वहां पे हमेशा साइन लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, खाली दो कंडीशंस पे कोसाइन लॉ अप्लाई होता है, बाकी हर जगह पे हम साइन लॉ को अप्लाई करते हैं। इसके भी क्वेश्चंस को समझते हैं तो बात हमें क्लैरिफाई हो जाएगी। भाई लेट सपोज पेपर के अंदर आपको बहुत दफा डायग्राम भी गिवन हो सकती है, नहीं तो सिंपल तरीके से पेपर में क्या लिखा हुआ आएगा, पेपर में आपके पास लिखा हुआ आएगा कि भाई तुम्हारे पास साइड ए की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, साइड ए आपके पास आ रहा है सिंपल तरीके से 3 सेंटीमीटर के बराबर, सही है, और साइड बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 सेंटीमीटर के बराबर। एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भाई अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री के बराबर, और बीटा आपको कैलकुलेट करने को दे दिया। ये वाले क्वेश्चंस आपको अक्सर और पेशा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में दिखते हैं। भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, किस पैटर्न पे सॉल्व करोगे। देखो सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, आप पहले खुद जहन में ट्रायंगल लेकर आ जाओ, कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। भाई साइड ए की वैल्यू 3 यूनिट्स गिवन है, साइड बी की वैल्यू गिवन है, और आपको अल्फा का एंगल गिवन है। अब आप खुद सोचो क्या यहाँ पे साइन लॉ अप्लाई हो रहा है या कोसाइन लॉ अप्लाई हो रहा है। खुद सोचो आप कि भाई मुझे अल्फा का एंगल देखो गिवन है और मुझे बीटा का एंगल कैलकुलेट करना है, सही है ना। तो यानी कि आपको दो साइड्स गिवन है, उनके दरमियान का एंगल नहीं गिवन, आपको दो साइड्स और गिवन है, इनके दरमियान का एंगल ये वाला होना चाहिए था, आपको ये एंगल नहीं गिवन। इसका मतलब क्या है, कोसाइन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो तीनों साइड्स गिवन है, ना दो साइड्स और दरमियान का एंगल गिवन है, सही है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, साइन लॉ अप्लाई होगा। साइन लॉ अप्लाई कर दीजिए, क्या मुश्किल बात है, क्या बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू के बाद बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ए की वैल्यू किसके बराबर है, 3 यूनिट्स के बराबर है। नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, अल्फा बराबर है 30 डिग्री के, बी किसके बराबर है 4 यूनिट्स के, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा सिंपल साइन बीटा का साइन बीटा। इसको सिंप्लीफाई करवाओगे आपको बीटा का एंगल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 3 का 3, साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, इक्वल टू के बाद 4, और नीचे डिवीजन में आ गया साइन बीटा का साइन बीटा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 3 का 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू के बाद 4 डिवाइडेड बाय साइन बीटा का 4 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। 3 2 जार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई करवा लो इसको। और ये साइन इक्वल टू के बाद 4 डिवाइडेड बाय साइन बीटा का साइन बीटा, ये साइन बीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6। अब आपके पास बीटा का एंगल सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 4/6। तो जो भी आंसर आए आपका, सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 4/6। तो ये आपका मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो भाई ये वाले क्वेश्चन हमारे पास पेपर में अक्सर पेशतर आ रहे होते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो ऑब्वियसली कर सकते हो, 2/3 बन जाएगा। बट ये इस तरीके से सॉल्व हो रहे होते हैं। बताओ भाई क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें भाई। क्वेश्चन की लॉजिक को समझो ना बेटा, क्वेश्चन की देखो एनालाइज क्वेश्चन को करना सीखो। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है,
आपको इस एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। भाई ये आपका वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए कहते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को बेटा स्मॉल बी कहते हैं, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी कह रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है। वही वर्टेक्स ए का एंगल आपको गिवन है, वर्टेक्स बी का एंगल भी आपको गिवन है, यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है 30, बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 45, आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू आ रही है 3 यूनिट्स के बराबर, आपको स्मॉल बी कैलकुलेट करना है जो कि एक्स के बराबर है। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन था यार, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। देखो भाई, आपको चूंकि दो एंगल्स गिवन है और ये दोनों एंगल्स किसी भी साइड के बीच के नहीं है ना, आपको तीनों साइड्स गिवन है, तो इसका मतलब साइन लॉ इस्तेमाल होगा। देखो कोसाइन लॉ सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब तीनों साइड्स गिवन हो ट्राइंगल की, या फिर दो साइड्स और दरमियान का एंगल गिवन हो, तब खाली कोसाइन लॉ को इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, साइन लॉ को। सिंपल है भाई। आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, ए की वैल्यू क्या है 3 यूनिट्स के बराबर, नीचे आ जाएगा साइन का साइन अल्फा बराबर है 30 डिग्री के, बी किसके बराबर है एक्स के, और नीचे क्या आ रहा है साइन बीटा, बीटा किसके बराबर है साइन का साइन, और नीचे आ गया सिंपल 45 का 45। तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय साइन 30। फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो, साइन 30 किसके बराबर होता है, साइन 30 बराबर होता है आपके पास सिंपल तरीके से 1/2 के, सही है ना, इक्वल टू के बाद एक्स का एक्स, और साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2/2 के बराबर। किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2/2 के बराबर। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन गया, ये बन गया 3/1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जैसे कि नस्ट है, फास्ट है, GIK है, ये मेहरान है, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, या कराची यूनिवर्सिटी या दाऊद हो गई, तो आपको खुदारा अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। भाई किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कॉमसेट्स हो गया, IIT हो गया, NTS हो गया, कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो आपको बेसिक इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि अंडर रूट 2 क्या होता है 1.4, अंडर रूट 3 क्या होता है 1.7, अंडर रूट 5 क्या होता है 2.2। तो ये आपको बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, कोई पेपर में इनके रिगार्डिंग आपके पास आ सकता है फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 3/√2 किसके बराबर होगा, रूट 2 की जो वैल्यू आ रही है 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं भाई, ये आपको लाजमी तौर पे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ये क्योंकि आपके पास प्राइम नंबर्स भी होते हैं तो इनके बेसिक रूट्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ये आपको क्या होने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए, ताकि आप तरीके से चीजों को सिंप्लीफाई कर सको, नॉर्मल वे में सॉल्व कर सको, इट्स सिंपल थिंग। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा था। अब बताओ ये बात समझ में आती है, बात पर कैसे सॉल्व करोगे इसको। भाई देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, किस पैटर्न के ऊपर करोगे। भाई इस क्वेश्चन को हम किस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, हमेशा क्वेश्चन की लॉजिक को समझो कि देखो आपको यहाँ पे दो साइड्स गिवन है और उन दोनों साइड्स के दरमियान वाला एंगल गिवन है, सही है ना। आपको दो साइड्स गिवन है और दरमियान वाला क्या गिवन है, एंगल गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दो साइड्स और दरमियान का कभी भी एंगल गिवन हो तो ये अप्लाई करते हो कोसाइन लॉ। ये आपके पास साइड ए है, ये आपकी साइड बी है, ये आपकी साइड सी है, और ये आपको यहाँ का एंगल गिवन है किसका, गामा का। आपको साइड सी की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, साइड सी की वैल्यू। तो कभी भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम अप्लाई करते हैं हमेशा सिंपल तरीके से कोसाइन लॉ को। अगर कभी भी दो साइड्स गिवन हो और उनके दरमियान वाला एंगल गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोसाइन लॉ। सिंपल कौन सा कोसाइन लॉ अप्लाई करोगे, क्योंकि साइड सी की वैल्यू निकालनी है, तो साइड सी के रेफरेंस से फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस का 2AB, और आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा कॉस गामा का कॉस गामा। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर विल बिकम 9, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर विल बिकम 16। 2 इंटू ए बराबर है 3 के, बी बराबर है 4 के, यहाँ पे आ गया कॉस का कॉस, और गामा किसके बराबर है, गामा का एंगल बराबर है 30 डिग्री के। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस का 3 2 6 एंड 6 इंटू 4, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा 6 इंटू 4 24 के बराबर। यहाँ पे देखो cos 30 आ रहा है, cos 30 किसके बराबर होता है बेटा, cos 30 बराबर होता है अंडर रूट 3/2 के। जिसको आप बैठ के आप सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा C² इज इक्वल टू 9 प्लस का 16, 9 प्लस के अंदर 16 करोगे तो क्या बनता है 25 बनता है, माइनस का साइन 2 1 2 एंड 2 12 इज 24, तो ये आ जाएगा सिंपल 12 इंटू रूट 3 के बराबर। तो क्या बन गया, C² इज इक्वल टू 25 माइनस का 12 रूट 3। अब आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से अंडर रूट को कंप्लीट टर्म पे बेशक अप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 25 माइनस का 12 रूट 3, हमारा फाइनल आंसर। तो सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट के अंदर 25 माइनस का 12 रूट 3 के बराबर। आप चाहो तो ऑल्दो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कि 12 रूट 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाओ, जो भी आंसर है उसको 25 से सब्ट्रैक्ट करवाओ और फिर रूट के अंदर आ जाएगा।
कैसे कि देखो, अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है? अंडर रूट 3 बराबर होता है तकरीबन 1.7 के। अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है? रूट 3 बराबर होता है हमारे पास दुनिया के अंदर 1.7 के। तो भाई सिंपल तरीके से 1.7 को मैंने यहाँ पे रखा, सही है ना? इनको मल्टीप्लाई करवा दो। 7 2 14 का 4, 1 कैरी, 7 1 7 और 1 का इजाफा 8 का 8 बन गया। क्रॉस का क्रॉस, अगेन 2 1 2 एंड 1 1 इज 1। तो इसको एडअप करवाओ, 4 का 4, 8 और 2, ये बन गया मेरे पास 10 का 0 और 1। तो ये किसके बराबर आ गया? 1 और 1 20, 204 आ गया। अब देखो, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, खाली एक नंबर के अंदर डेसिमल ऐड हो रहा है। खाली एक नंबर में डेसिमल आ रहा है ना, और कितने डिजिट पहले डेसिमल है? एक डिजिट पहले डेसिमल है। तो आंसर में भी आप राइट हैंड साइड से एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दोगे। तो 25 में से अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ, 25 में से सिंपल तरीके से क्या माइनस करना चाहता हूँ? 25 के अंदर से मैं सिंपल तरीके से माइनस करना चाहता हूँ, अल्लाह भला करे, किसको? 20.4 को। तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? 25 में से अगर आप 20.4 निकाल रहे हो, अगेन ये भी बेसिक मैथ से भाई डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट चलो ऐसे करके चेक कर लो। भाई यहाँ पे 25.0 है, तो भाई सिंपल एक कैरी गया तो 4 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, 10 में से 4 निकालोगे 6 बचेगा, 24 में से 20 माइनस करोगे तो 4.6 आ रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? अंडर रूट 4.6 के बराबर। ये वाले क्वेश्चंस बहुत दफा आ जाते हैं भैया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। लेट मी नो क्या इशू है। हमारे पास एग्जामिनर एक क्वेश्चन और जो पूछ रहा होता है वो क्या होता है? अक्सर और पेशतर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपको लार्जेस्ट एंगल कैलकुलेट करने को कह देगा। एग्जामिनर क्या बोलेगा आपके पास? अक्सर और पेशतर आपको डिफरेंट प्रैक्टिस किताबों के अंदर, भाई प्रैक्टिस आपने लाजमी तौर पे करनी है, सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस पे तकिया कलाम नहीं करना। प्रैक्टिस बुक भी अवेलेबल है, टीपीपीस भी अवेलेबल होंगे। प्रैक्टिस लाजमी तौर पे खुदारा आपने कवर अप करनी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस बेतहाशा मिलेंगे जहां पे एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या फिर बहुत दफा पेपर के अंदर क्वेश्चन होता है स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या होती है कि लार्जेस्ट एंगल कैलकुलेट करके बताओ या स्मॉलेस्ट एंगल कैलकुलेट करके बताओ। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, ट्राइंगल की खूबसूरती है कि भाई ट्राइंगल के अंदर जो भी साइड लार्जेस्ट होगी ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, अगर मुझे इस ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल निकालना है, तो भाई ये बात नहीं हो सकता कि आप पहले तीनों एंगल्स को निकालो फिर बताओ लार्जेस्ट एंगल कौन सा है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी साइड लार्जेस्ट होती है ना, उसी का रिस्पेक्टिव एंगल भी क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। जो साइड सबसे बड़ी होती है, जो साइड जो साइड लार्जेस्ट होती है ना ट्राइंगल के अंदर, उसका एंगल भी क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। जो साइड लार्जेस्ट होती है उसका एंगल भी क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, लार्जेस्ट होता है। सिमिलरली जो साइड स्मॉलेस्ट होती है, कोई भी ट्राइंगल आपके पास एग्जिस्ट कर रहा हो, वहां पे जो भी साइड स्मॉलेस्ट होती है ना बेटा, उसका एंगल भी क्या होता है? सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, उसका एंगल भी क्या होगा? सिंपल स्मॉलेस्ट होगा। तो जो साइड लार्जेस्ट होगी, यानी कि अगर साइड सी लार्जेस्ट आ रही है, तो जो गामा का एंगल होगा ना सबसे बड़ा होगा इस ट्राइंगल के अंदर। सिमिलरली जो साइड सबसे छोटी आ रही है, उसका एंगल भी क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो इस केस के अंदर देखो, तीनों साइड में सबसे छोटी साइड कौन सी आ रही है? 4। तो भाई इसका जो एंगल निकालूंगा ना, वो भी सबसे छोटा ही आना चाहिए, कंपलसरी है ये। तो अक्सर वो पेशतर एग्जामिनर आपसे कह देगा कि लार्जेस्ट एंगल निकालो या स्मॉलेस्ट एंगल निकालो। तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं? तीनों एंगल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। भाई जो लार्जेस्ट साइड है ना, उसका एंगल लार्जेस्ट होगा। तो मैं अगर लार्जेस्ट साइड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ या लार्जेस्ट एंगल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली सी के रेफरेंस से फॉर्मुला अप्लाई करूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखो साइड सी बड़ी आ रही है सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब साइड सी का जो एंगल होगा ना, वो भी क्या होगा? सबसे ज्यादा बड़ा होगा। जो साइड सबसे बड़ी होगी उसका एंगल भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। जो साइड सबसे छोटी होगी उसका एंगल भी क्या होगा? सबसे ज्यादा छोटा होगा। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर बच्चे इसमें मिस कर रहे होते हैं। भाई बुनियादी चीज है, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसका एंगल भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लेट सपोज लार्जेस्ट एंगल कैलकुलेट करना है, तो भाई फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, और सिंपल तरीके से आप कोसाइन लॉ पे इसको इजीली कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सही है ना भाई? सिंपल वे में इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सब कुछ फॉर्मुलाज आएंगे बेटा ट्राइंगल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट द फॉर्मुलाज। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है तो हम जल्दी से फिर आगे मूव करते हैं। जल्दी से मुझे बता दे कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट अक्सर पेशतर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास जो है ना, अगर कोई भी अगर आपका थीटा क्या बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। अगर कभी भी दुनिया में आपका एंगल क्या बन जाए? 90 डिग्री। तो आपका जो कोसाइन लॉ होता है, ये रिड्यूस होके क्या बनेगा? ये क्वेश्चन अक्सर पेपर्स के अंदर पूछा जाता है भाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि अगर एंगल आपका 90 डिग्री का आ जाए तो कोसाइन लॉ रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? आपका साइन लॉ बनेगा, टेंजेंट लॉ बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज बन रहा होगा। तो भाई सबसे पहले बात को समझो, एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर कोसाइन लॉ रिड्यूस हो जाए, तो कोसाइन लॉ के रिड्यूस होने का मतलब क्या है? कोसाइन लॉ के रिड्यूस होने का मतलब क्या है? कि भाई देखो, मेरे पास एक कोसाइन लॉ आ रहा है सिंपल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर।
माइनस का 2 BC और आगे क्या आ रहा होता है, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि अगर तुम्हारा अल्फा, तुम्हारा एंगल हो जाए कोसाइन लॉ में 90 डिग्री का, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कॉस 90 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 90 बराबर होता है जीरो के, यानी कि पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आपके पास क्या वैल्यू खाली बच जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ पे ए और बी और सी किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ये साइड्स होती है ना आपके पास, ए बी और सी साइड्स होती हैं। तो ये किसके बराबर फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम के बराबर फॉर्म हो रहा है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपका एंगल आ जाए 90 डिग्री का, तो आपका कोसाइन लॉ रिड्यूस होकर क्या फॉर्म हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम पे फॉर्म हो जाता है। अगर कभी भी आपका एंगल आ जाए 90 डिग्री का, तो आपका कोसाइन लॉ जो है वो रिड्यूस किस पे हो जाएगा, सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम पे रिड्यूस होकर फॉर्म हो जाता है। सही है, तो इसका आंसर ये होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक और लॉ भी होता है, हमारे पास एक लॉ और होता है और उसको टेंजेंट लॉ कहा जाता है। याद रखिएगा दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर आपके पास सॉल्व करने के लिए आता है, अगर वो जनरल ट्राइंगल है, आप उसको हमेशा इधर सॉल्व करोगे साइन लॉ पे या कोसाइन लॉ पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन लॉ और कोसाइन लॉ ये फंडामेंटल लॉज होती हैं, यानी कि ये हर किस्म के ट्राइंगल्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, ये वेरीफाइड लॉज हैं, साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। वाइल टेंजेंट लॉ जो होता है फंडामेंटल लॉ नहीं है। तो भैया आप टेंजेंट लॉ के ऊपर कभी भी ट्राइंगल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, मगर एमसीक्यूज के अंदर अक्सर और पेशतर इसके फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, साइन लॉ और कोसाइन लॉ ये क्या होते हैं आपके पास, ये आपके पास बेसिक लॉज आ रहे हैं, ये आपके पास हर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई होंगे, सॉल्व होंगे, फंडामेंटल लॉज हैं। टेंजेंट लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं है, मगर इसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूलाज। अच्छा, इसके फॉर्मूलाज को याद करना वैसे बहुत सिंपल है, इनके फॉर्मुलाज को खुदारा देख के जाइएगा, ये पेपर में अक्सर और पेशतर पूछ लिए जाते हैं। भाई फॉर्मुलाज क्या होते हैं टेंजेंट लॉ के, मैं फॉर्मुलाज यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके पास अक्सर और पेशतर पेपर में आ रहे होते हैं। तो भाई ये होता है टेंजेंट अल्फा माइनस का बीटा डिवाइडेड बाई टू, वैसे इसको याद रखना आसान है ज्यादा। और नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास होता है टेंजेंट अल्फा प्लस का बीटा डिवाइडेड बाई टू। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा और बीटा के लिए टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू, और होल डिवीजन में टेंजेंट अल्फा प्लस का बीटा डिवाइडेड बाई टू। देखो हमें पता है अल्फा किसकी साइड का एंगल होता है, साइड ए का। बीटा किसकी साइड का एंगल होता है, साइड बी का। और गामा जो होता है किसकी साइड का एंगल होता है, साइड सी का। बेसिक बात है ना, सबको मालूम है। तो भाई यहाँ पे देखो, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास अल्फा का एंगल क्या है, ए, बीटा का एंगल क्या होता है, बी, और नीचे डिवीजन में एडिशन के अंदर आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास साइड सब्ट्रैक्शन के अंदर होती है और एडिशन के अंदर होती है, तो यहाँ पे सेम उनकी साइड्स भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रही होती हैं। यहाँ पे एंगल्स क्या हो रहे हैं, एंगल का डिफरेंस लिया हुआ है और नीचे एंगल का सम हुआ हुआ है, तो यहाँ पे साइड्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय साइड्स का क्या है, सम है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, अदरवाइज याद तो आपको रखना पड़ेगा। तो भाई सिमिलरली हमारे पास एक और फॉर्मूला जो एग्जिस्ट करता है, ये क्या होता है भाई, ये होता है टेंजेंट का टेंजेंट। यहाँ पर आता है सिंपल तरीके से बीटा माइनस का गामा डिवाइडेड बाय टू, और डिवीजन में क्या होगा, टेंजेंट लॉ हमेशा दो एंगल्स के रेफरेंस से बात कर रहा होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट बीटा प्लस का गामा डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा बी माइनस का सी डिवाइडेड बाय बी प्लस का सी। सिमिलरली हमारे पास जो तीसरा वाला इसके अंदर पार्ट होता है, ये होता है सिंपल तरीके से टेंजेंट गामा माइनस का अल्फा डिवाइडेड बाय टू, और इक्वल नीचे डिवीजन के अंदर क्या होगा, नीचे डिवीजन के अंदर टेंजेंट का टेंजेंट गामा प्लस का अल्फा डिवाइडेड बाय टू, इक्वल टू के इस तरफ एक दफा आ जाएगा सी माइनस का ए और एक दफा आ जाएगा सी प्लस का ए। तो ये आपके तीन लॉज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, ये हमारे क्या होते हैं, तीन लॉज। यानी कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाय टू, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाय टू इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसको याद रखने की एक शॉर्टकट आप जहन में बिठा सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो जो एंगल्स पे काम हो रहा है ना, सेम काम साइड्स पे हो रहा है, स्ट्रक्चर आपका सिमिलर है, स्ट्रक्चर कहीं पे चेंज नहीं हो रहा। तो भाई इसके ऊपर कभी भी आप जनरल ट्रायंगल को सॉल्व नहीं करते, इसके ऊपर आप करते क्या हो, इसके ऊपर आप सिंपल तरीके से फॉर्मुलाज बस पूछ लिए अगर जाएं, तो आपको इसलिए याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको याद रहने चाहिए, अदरवाइज इट्स बुलशिट, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। याद रखिएगा ट्राइंगल्स का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी छोटी छोटी यूनिवर्सिटी हो, वहां पे ट्राइंगल से क्वेश्चन लाजमी तौर पे आएंगे। और ट्राइंगल से सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा या जनरल ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व कर रहे होगे, और अगर जनरल ट्राइंगल होगा तो साइन लॉ या कोसाइन लॉ पे सॉल्व कर रहे होते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो हम जल्दी से फिर आगे मूव करें, प्लीज लेट मी नो सब आ रहा है। देखो भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री ना, तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास पेपर में बहुत आते हैं। जैसे कि भैया पहले नंबर के ऊपर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट है जो ट्राइंगल से लिंक करता है, जो अक्सर पेशतर आपको पेपर में दिखेगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या भला है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। कि भाई आपके पास देखो एक नॉर्मल ट्राइंगल अगर गिवन है,
अगर मुझे नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल नॉर्मल ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, या फिर बेस इंटू हाइट भी इसको कहते हैं। ये एक सिंपल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। मगर हमारे पास कुछ चीजें बड़ी मजे की बन जाती हैं जब हमारे पास साइड्स या एंगल्स इन्वॉल्व हो जाएं। अगेन देखो, ट्रिगोनोमेट्री में समटाइम्स वी आर फोर्स टू डिस्कस द फॉर्मूलाज, बिकॉज फॉर्मूलाज एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं। अब देखो, हमारे पास एक तरह के फॉर्मूलाज आते हैं। अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपको दो साइड्स दे दी जाए, अगर कभी भी आपको दुनिया में दो साइड्स दे दी जाए और आपके पास एक एंगल गिवन हो, अगर कभी भी दुनिया में आपको क्या गिवन है बेटा, दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जरा गौर से बात समझो। अगर दो साइड्स और एक एंगल गिवन है दुनिया के अंदर, तो भाई इसका आपके फॉर्मूलाज होते हैं। क्या फॉर्मूलाज होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि भाई दो साइड्स गिवन है और जो एंगल है ना, ये एंगल इंक्लूडेड होगा हमेशा, ये शॉर्टकट के तौर पे याद रखिएगा। अगर दो साइड्स हैं और एक एंगल गिवन है इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 का 1/2। अगर मुझे साइड ए बी गिवन है, अगर मुझे साइड ए बी गिवन है, तो साइड ए और बी के दरमियान का एंगल कौन सा होता है? खुद सोचो, ये साइड ए है, ये साइड बी है, इनके दरमियान का एंगल कौन सा होता है? गामा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? साइन गामा। भाई ये फॉर्मूलाज पेपर में बेतहाशा आते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको याद रखने की एक ट्रिक है। अदरवाइज वैसे फॉर्मूला वैसे तरीके से रख सकते हो याद। तो सिमिलरली, अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ रहा है, आपको दो साइड्स गिवन है बी और सी, अगर आपको दो साइड्स गिवन है बी और सी, तो बी और सी के दरमियान का एंगल क्या है? साइड बी और साइड सी के दरमियान का एंगल क्या होता है? अल्फा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन अल्फा का साइन अल्फा। सिमिलरली, अगर आपको दो साइड्स गिवन है ए और सी, अगर आपको दो साइड्स गिवन है ए और सी, तो एंगल क्या आ जाएगा? साइन बीटा का साइन बीटा। एंगल क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से साइन बीटा का साइन बीटा। याद रखिएगा, इसके अंदर आपके पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी आ सकता है कि भाई आप कोई भी दो साइड्स गिवन है और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, एग्जामिनर बोलेगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बता दो। ऐसा भी हो सकता है, सिंपल तभी फॉर्मुला इस्तेमाल कर रही होगी। नहीं तो डायरेक्टली बहुत दफा सिर्फ फॉर्मुलाज पूछ ले जाते हैं, तो फॉर्मुलाज वैसे भी याद होने चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और होता है कि भाई अगर हमारे पास कभी भी दुनिया के अंदर दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, अगर दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन हो, तो उस सूरत के अंदर फॉर्मूलाज हमारे क्या बन जाते हैं? अगर कभी भी आपको दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, इसका मतलब क्या है? तो फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्मूलाज क्या बन जाएंगे? कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूं कि 1/2 का 1/2, और मुझे जो एक साइड गिवन है वो एक ही गिवन है। तो भाई स्ट्रक्चर देखो देखो, एक फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो गया ना, तो स्ट्रक्चर सब में सिमिलर रहेगा। तो भाई अगर मुझे साइड ए गिवन है, तो ए का स्क्वायर यहां पर आ गया। अब देखो, ए का जो एंगल होता है ना, वो हमेशा नीचे आएगा, जो साइड गिवन है उसका एंगल नीचे आएगा। बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके पास? हमेशा ऊपर आ रहे होंगे। बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे? हमेशा आपके पास ऊपर आ रहे होंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 का 1/2, आपको साइड बी गिवन थी। सही है, एक साइड गिवन है और बाकी तीनों एंगल्स हैं। तो क्या बन जाएगा? जो साइड गिवन है ना, उसका एंगल हमेशा डिवीजन में होगा, और बाकी दोनों एंगल्स आपके पास क्या हो जाएंगे? हमेशा टॉप पे आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो, 1/2 का 1/2 ये बन जाएगा सी स्क्वायर। जो आपको साइड गिवन है उसका एंगल क्या होगा? हमेशा नीचे आएगा। बाकी दोनों साइड्स के एंगल क्या हो जाएंगे? हमेशा आपके पास ऊपर आ जाएंगे। देखो भाई, ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलाज आपको बहुत मिलेंगे। अगेन फॉर्मूलाज या तो रो पीट के याद होंगे, नहीं तो आपको हंसी खुशी लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करने होंगे, क्योंकि भाई फॉर्मूलाज एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। आई एम अगेंस्ट द रट्टाफिकेशन, बट अगेन यहाँ पे कुछ जगहों के ऊपर हम मजबूर है सिस्टम के हाथों, तो वहां पे फॉर्मूलाज चूंकि एमसीक्यूज में आते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको याद रखने होंगे। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल। भाई सिंपल क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? आपको कोई भी दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल आप खुद निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 180 के बराबर होता है, तो कोई भी दो एंगल अगर गिवन है तो तीसरा एंगल हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर ज्यादातर ये केसेस के अंदर क्वेश्चंस एज इट इज फॉर्मुलाज के तौर पे आ रहे होते हैं, डायरेक्टली फिर आपको फॉर्मुला ही मालूम हो तो ज्यादा बेहतर है। सही है ना? तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, फॉर्मुला सिंपल तरीके से एग्जामिनर पूछ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी होता है कि अगर हमारे पास तीन साइड्स गिवन हो, भाई मैं सारे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको क्या चीज गिवन है, आपको थ्री साइड्स गिवन है, यानी कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि आपको बेसिकली तीन साइडें गिवन हो, तब फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर के अंदर आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? अगर किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड्स गिवन और आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले का एक और नाम भी होता है, इसको हीरोज लॉ भी कहा जाता है। और ये फॉर्मूला आपसे क्या कहता है? ये फॉर्मूला आपसे कहता है कि भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट का अंडर रूट, आगे एस का एस, फिर एस इंटू एस माइनस का ए,
फिर एस इंटू एस माइनस का बी, और फिर एस इंटू एस माइनस का सी। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला कहलाता है आपके पास हीरोज लॉ। अच्छा, यहाँ पे एस क्या होता है? एस कहा जाता है सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल को। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता पैरामीटर किसे कहते हैं। देखो, दुनिया में कोई भी क्लोज शेप फिगर हो, आपके पास कोई पैरेललोग्राम हो, आपके पास कोई स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा हो, आपके पास कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा हो, आपके पास कोई रोम्बस एग्जिस्ट कर रहा हो, पैरामीटर का क्वेश्चन अक्सर अच्छी यूनिवर्सिटीज में आता है। पैरामीटर किसे कहते हैं? तमाम साइड्स के सम को। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? तमाम साइड्स का सम। पैरामीटर किसे कहते हैं? तमाम साइड्स के सम को। तो अक्सर वो पेशतर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई पैरामीटर की वैल्यू बताओ। तो पैरामीटर क्या होता है भैया? तमाम साइड्स का सम। सही है ना? कोई भी आपके पास क्लोज शेप फिगर आ रही हो, उसमें तमाम की तमाम जो साइड्स होती हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल कह रहे होते हैं। पैरामीटर कहते हैं उस पर्टिकुलर फिगर का। अब यहाँ पे लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है कि भाई पैरामीटर की वैल्यू बताओ। तो आपका पैरामीटर किसके बराबर होगा? भाई तमाम साइड्स का जो सम होता है ना, ये पैरामीटर होता है। तमाम साइड्स का जो सम होता है पैरामीटर होता है। कोई भी क्लोज शेप फिगर एग्जिस्ट कर रही हो, कोई भी क्लोज शेप फिगर आ रही हो, उसमें तमाम साइड्स का जो सम होता है उसको पैरामीटर कहते हैं। अच्छा, सर्कल में भी पैरामीटर होता है बाय द वे। अक्सर वो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं ऐसे कि सर्कल का पैरामीटर बताओ। अब सर्कल में कोई साइड नहीं होती, बल्कि सर्कल के अंदर होता है क्या? सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होगा? सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर के बराबर। ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा? ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तीनों का सम कर दीजिए। जैसे कि आपके भाई रेक्टेंगल आ रहा है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा? आपके पास 2 दफा लेंथ है और 2 दफा बेस है, तो 2 लेंथ प्लस 2 बेस आपका वो होगा। सिमिलरली आपके पास इन तमाम साइड का, यानी कि बताने का मकसद ये कि हर क्लोज शेप फिगर के अंदर पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब होता है तमाम साइड्स का सम। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस्तेमाल हो रहा है ना, ये हो रहा है सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू के बराबर। तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस का सी डिवाइडेड बाई टू। ये क्वेश्चन अक्सर पेशतर आ जाता है, इसलिए खुदारा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा दफा पेपर्स के अंदर ये आ चुका है। और अक्सर बच्चे क्या होते हैं भैया, उनको मालूम ही नहीं होता। सही है? अच्छा, अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। भाई इस पे क्वेश्चंस कई तरह के हो सकते हैं। आपको लेट सपोज एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई ये साइड 2 भी गिवन है, 4 भी गिवन है, 6 भी गिवन है, इसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालो। तो भाई अगेन सबसे पहले आप सेमी पैरामीटर निकालोगे, फिर फॉर्मूले में डाल के सिंप्लीफाई करवाओगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। या फिर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपको सिंपल तरीके से फॉर्मूला पूछ लिया, जल्दी से मुझे बताओ, ये बात पल्ले पड़ती है, तो हम जल्दी से फिर आगे मूव करेंगे। इस फॉर्मूले को आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे करके भी लिखा जा सकता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का स्क्वायर इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। आप फॉर्मूले को ऐसे करके भी लिख सकते हो। कोई मसला से कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा और से बात समझिएगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभार एग्जामिनर आपसे क्या बोलेगा, एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भाई क्या चीज कैलकुलेट करके बताओ। एग्जामिनर बहुत दफा आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देगा। देखो ट्राइंगल्स के अंदर एक टाइप होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ये वाले क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? दुनिया में एक ऐसे ट्राइंगल का होना जहां पे आपकी तीनों साइड्स क्या हो? बराबर हो। यानी कि मेरे पास अगर ये साइड ए आ रही है, ये साइड बी आ रही है, साइड सी आ रही है, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या हो? बराबर हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? लेट सपोज मैं कहता हूँ साइड एक्स के बराबर है, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स के आपस में बराबर है। तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? कि भाई अगर आपके पास एक ट्राइंगल इक्विलेटरल आ रहा है, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा? आपको ये वैल्यू वैसे तो डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए। ये बराबर होता है सिंपल तरीके से, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर के। मगर आपको मालूम होना चाहिए बन कैसे रहा है। कि भाई सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पैरामीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू के। तो अगर ए बी सी ये तीनों अगर एक्स के बराबर है, अगर ए बी सी ये तीनों किसके बराबर है? एक्स के, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो इट शुड बिकम 3x डिवाइडेड बाई टू। तो आपके पास अगर दुनिया के अंदर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, तो सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? 3x डिवाइडेड बाई टू होगा, क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स किसके बराबर हैं? तीनों की तीनों साइड्स आपके पास x के बराबर आ रही हैं। तो आपके पास सिंपल ट्राइंगल का सेमी पैरामीटर क्या होगा? 3x डिवाइडेड बाई टू के बराबर होगा। अब अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आप एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, एस इंटू एस माइनस का ए। तो एस की वैल्यू 3x/2 है, फिर एस की वैल्यू 3x/2 है, तो ए किसके बराबर है? एक्स के। फिर आपके पास 3x/2 एस माइनस का बी बराबर है एक्स के। तो अगेन ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली एक चीज बता रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई जब करोगे ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर के। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर कभी भी दुनिया में ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है, तो आपके पास सेमी पैरामीटर ऐसे ट्राइंगल का क्या होता है? 3x/2।
और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, √3 / 4 इंटू एक्स स्क्वायर के। ये दो फॉर्मुलाज आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, इनकी डेरिवेशंस बेशक याद ना रखो, आपको एटलीस्ट फॉर्मुलाज याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में डिफरेंट एमसीक्यूज में इस्तेमाल हो सकते हैं। कई तरह के एमसीक्यू सकते हैं। एग्जामिनर सिंपल फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर एग्जामिनर बोलेगा ट्राइंगल इक्विलेटरल आ रहा है तो बताइए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा। तो भाई आपको साइड गिवन होगी कोई ना कोई, तो साइड को यहाँ पे डालोगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, सिंपल है। यानी कि भाई देखो, आपसे एग्जामिनर क्या बोलेगा कि भाई ट्राइंगल इक्विलेटरल आ रहा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, √3 / 4 इंटू साइड का स्क्वायर। और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से ये बराबर होता है हमारे पास, अल्लाह भला करे किसके बराबर होता है हमारे पास, 3x/2। इसी टॉपिक से लिंक आपके पास तीन बड़े फेमस सर्कल्स होते हैं, इसी टॉपिक से लिंक। अगेन भाई देखो, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट जो आ रहा होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत दफा आ रहा होता है। हमारे पास इसी टॉपिक से लिंक जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, कि अक्सर वो पेशतर आप देखोगे सरकम सर्कल, इन सर्कल या स्क्राइब्ड सर्कल, सही है ना। इसको आइस भी कहते हैं, बड़ी फेमस अंदाज है इसका, इसका बड़ा फेमस एमसीक्यूज है आइस का एमसीक्यूज। तो भाई सरकम सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल, वो फॉर्म ही यहाँ से हो रहे होते हैं कि भाई अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है सरकम सर्कल का, तो सरकम सर्कल किसे कहते हैं हम, सरकम सर्कल के बुनियादी मायने क्या है, सरकम सर्कल क्या होता है, कि भाई देखो, सरकम सर्कल क्या किसे कहा जाता है, अगर दुनिया के अंदर कभी भी कोई सर्कल एक ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस से पास कर रहा हो, जरा गौर से बात समझिएगा, अगर कभी भी दुनिया के अंदर कोई सर्कल एक ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस से पास कर रहा हो, अगर कभी भी दुनिया में कोई भी सर्कल एक ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस से पास कर रहा हो, तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। If a triangle is passing all the vertices of a triangle, then if a circle is passing through all the vertices of a triangle, इट इज नोन एज दी सरकम सर्कल। एक सर्कल जो कि ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस से पास कर रहा है, इसको सरकम सर्कल कहा जाता है। अच्छा, सरकम सर्कल का रेडियस क्या होता है, भाई रेडियस कहते हैं सेंटर से लेके किसी भी कोने तक के डिस्टेंस को। तो सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है ना, ये डिनोट होता है कैपिटल आर से, इसको कहा जाता है सरकम रेडियस। क्या कहा जाता है, सरकम रेडियस। और सरकम रेडियस निकालने का जो नॉर्मल हालात में फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ये होता है A × B × C, और नीचे डिवीजन के अंदर 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A × B × C एंड 4 टाइम्स ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखो पेपर में फॉर्मूलाज ट्रिगोनोमेट्री से बहुत आएंगे, तो ये आपके पास बहुत दफा पेपर में आता है सरकम रेडियस का फॉर्मूला, या इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज। तो सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A × B × C डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सरकम सर्कल कहते हैं किसे, ऐसे सर्कल को जो ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस से पास हो रहा हो, सही है। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, अगर एग्जामिनर क्या बोल दे ट्राइंगल कैसा आ रहा है, इक्विलेटरल आ रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर ट्राइंगल आपके पास कैसा आ जाए, इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, कि जाहिर सी बात है आपकी तमाम साइड्स आपस में बराबर हैं, आपकी तमाम की तमाम साइड्स के आपस में बराबर हैं। तो भाई हमें पता है, यानी कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बराबर है एक्स के। सिमिलरली हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी पता है, क्या होगा, ये होगा √3 / 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आप जरा इसको चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे भी एक्स, सी की जगह पे भी एक्स, नीचे 4 का 4, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का होगा। तो ये बन जाएगा √3 / 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, इस एक्स स्क्वायर से 2 एक्स कट गए। तो भाई आसान भाषा में याद रखिएगा कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आ जाएगा आपके पास x/√3 के। यानी कि अगर कभी भी आपको सरकम रेडियस निकालना हो और ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा कि जब आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा हो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा हो, तो सरकम रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, R = x/√3। इस पे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है आपके पास, सरकम रेडियस कैलकुलेट करके बताओ, आपके पास ट्राइंगल इक्विलेटरल आ रहा है, तो भाई सिंपल साइड के अंदर साइड की वैल्यू को डालो, सिंपल तरीके से सॉल्व कर दो। तो भाई ये बेसिक चीजें हैं, ये आपके पास बहुत बुनियादी चीजें। भाई अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, A = B = C = X। यानी कि अगर आपके पास तमाम साइड आपस में बराबर आ रही हैं, तो सिंपल तरीके से x का मतलब है साइड, साइड डिवाइडेड बाय √3, ये आपके पास आ जाएगा। और ये फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं आ रहा, ये बेसिक डेरिवेशन है भाई, आपकी सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसमें सिंपल आप साइड्स की जगह पे साइड्स की वैल्यू डाल लो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू डाल लो। अगेन डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, सिंपल आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि। अच्छा, ये कहलाता है सरकम रेडियस। आई विल टेक द क्वेश्चन व्हेन आई विल बी एंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक के सरकम सर्कल, सरकम इन सर्कल, स्क्वायर सर्कल वाला। तो भाई क्योंकि बेसिक चीज है। अच्छा, इन सर्कल किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कहीं पे लिखा हुआ आ जाए इन सर्कल, तो इन सर्कल से बुनियादी मुराद क्या होती है, इन सर्कल कहा जाता है एक ऐसे सर्कल को जो ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो जाए, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तमाम साइड्स को टच कर रहा हो। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगेन मैं डेफिनेशंस पढ़ाने के सब खिलाफ हूँ। सरकम सर्कल कहते हैं एक ऐसे सर्कल को,
सर्कम सर्कल कहते हैं एक ऐसे सर्कल को जो ट्राइंगल की वर्टिसेस से पास कर रहा हो, सही है ना। और इन सर्कल किसे कहते हैं, नाम से जाहिर है, इन सर्कल, इन सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो कि हमारे पास क्या कर रहा हो, ट्राइंगल के तमाम की तमाम साइड्स को टच कर रहा हो। एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की तमाम किसको टच कर रहा हो, साइड्स को टच कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा कि हमारे पास इन सर्कल आ रहा है। एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की तमाम साइड्स को टच अप कर रहा हो इंटरनली, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इन सर्कल है। अच्छा, इन सर्कल के अंदर आपका जो सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस होता है ये कहलाता है इन रेडियस। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या होता है, इन रेडियस। और इन रेडियस कैलकुलेट करने का दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ये होता है इन रेडियस का फॉर्मूला। मगर अगेन वही बात है, अगर ट्राइंगल क्या आ जाए, इक्विलेटरल। अगर ट्राइंगल यहाँ पे मेरे पास एक इक्विलेटरल फॉर्म हो रहा हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर ट्राइंगल क्या आ रहा हो, इक्विलेटरल, यानी कि साइड ए बराबर है साइड बी के, और साइड बी बराबर है साइड सी के, और ये सब बराबर है एक्स के। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या हिसाब बनेगा भाई, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगेन हमें पता है कि भैया अगर मेरे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू के, यानी कि 3x/2 के। तो क्या बन जाएगा, ऊपर आप इसको डालो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर क्या होता है, 3x/2। इसको बैठ के आप सिंप्लीफाई करवाते जाओ, तो सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बनेगा, ये चाहो तो आप इसको तरीके से लिख दो। अगेन बेसिक है भाई, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2/3x। तो 2 से 2 टू जार 4, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 6 के बराबर, क्योंकि 3 2 जार 6 बन जाएगा। तो अगर कभी भी ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, जरा गौर से बात समझिएगा, अगर मेरा ट्राइंगल कैसा आ रहा है, इक्विलेटरल आ रहा है। अगर कभी भी दुनिया के अंदर ट्राइंगल कैसा आ रहा है, इक्विलेटरल आ रहा है। अगर कभी भी दुनिया में क्या आ रहा है, ट्राइंगल इक्विलेटरल आ रहा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि भैया सिंपल तरीके से उसका इन सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, √3/6 इंटू एक्स। यानी कि एक ऐसा इन रेडियस जो कि ट्राइंगल के इक्विलेटरल होने पे फॉर्म हो रहा है, तो उसके इन रेडियस का फॉर्मूला ये होगा। भाई नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन गिवन हो, भाई पेपर में बताया जाएगा, देखो कोई भी एमसीक्यूज अगर गिवन होगा, आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हो उसमें गिवन होगा। अगर तो एक सिंपल इन रेडियस का क्वेश्चन है तो उसके ऊपर सेम फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, लिखा हुआ होगा कि भाई तमाम साइड बराबर है, तो वहां पे इन रेडियस निकालने के लिए फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बराबर है एक्स के, एक्स यानी कि साइड, तो भाई सिंपल तरीके से फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और जो इससे लिंक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्क्राइब रेडियस का। जस्ट बियर मी विद 2 मिनट्स, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चंस को ले रहा हूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग, सही है ना। तो अच्छा, इसी के रिगार्डिंग जो एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये क्या होता है, स्क्राइब सर्कल का। स्क्राइब सर्कल किसे कहते हैं, देखो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। स्क्राइब सर्कल अगेन क्या होता है, हमने इन भी पढ़ लिया, आउट सर्कल भी पढ़ लिया, दोनों तरह के। स्क्राइब सर्कल क्या होता है, देखो स्क्राइब सर्कल जो होता है ना, कभी आपने नोटिस करा है स्क्राइब सर्कल के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, जिन बच्चों ने कभी एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा उनसे पूछ रहा हूँ। भाई 3 फॉर्मूलाज होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो स्क्राइब सर्कल के बारे में किसी को पता ही नहीं होता कि साइड पे फॉर्म हो रहा है कैसे। कि भाई देखो स्क्राइब सर्कल होता क्या है, स्क्राइब सर्कल कहते हैं, अगर मैं इस ट्राइंगल को काम करता हूँ छोटा कर लेता हूँ, स्क्राइब सर्कल कहते हैं किसे, स्क्राइब सर्कल कहते हैं एक ऐसा सर्कल जो कि एक्सटर्नली ट्राइंगल को टचअप करे, तमाम साइड्स को। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक सर्कल आ रहा है, ये सर्कल एक्सटर्नली ट्राइंगल की तमाम साइड्स को टच करेगा, मगर इसने तो खाली एक साइड टच करी, तो बाकी दोनों साइड्स कैसे टच करेगा। भाई बाकी हम दोनों साइड्स की लेंथ को जरा इंक्रीज कर देते हैं, हम दोनों साइड्स की लेंथ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, सही है। तो ये मेरे पास जो सर्कल फॉर्म हुआ, इस सर्कल को हम कहते हैं स्क्राइब सर्कल। यानी कि एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की तमाम साइड्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या है कि भैया सिंपल तरीके से वो बाहर बाहर से टच कर रहा है, वो इंटरनली टच नहीं कर रहा, अंदर से टच नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, बाहर से टच कर रहा है। अच्छा, अब कोई बच्चा बोले सर ये सर्कल तो आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यानी कि साइड ए के ऊपर, सर साइड ए पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो साइड बी पे बनाऊंगा। कोई मसले की बात नहीं है भाई, आप साइड बी पे भी बना सकते हो। लेट सपोज साइड बी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये सर्कल अपना ड्रॉ कर दिया, कोई इशू नहीं है भाई, साइड बी पे बना दिया। तो अगेन ये वाली साइड्स को मैं क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल्स को क्या कर रहा हो, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तमाम साइड्स को एक्सटर्नली टच कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्राइब सर्कल। जैसे कि यहाँ पे आ गया,
तो अगेन मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तमाम साइड्स को एक्सटर्नली टच कर रहा हूँ। सही है ना? सही है। तो बताने का मकसद क्या है, चूंकि आपके पास ये तीन तरह के सर्कल हो सकते हैं, चूंकि आपके पास क्या हो सकते हैं, तीन तरह के सर्कल हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके फॉर्मुलाज भी तीन होंगे। अगर साइड ए के रेफरेंस से बन रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि यहाँ पे अगर फॉर्म हो रहा है तो स्क्राइब सर्कल के लिए R1, तो R1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का ए। अगर R2 के लिए है तो ये होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का बी। अगर R3 के लिए है तो ये आ रहा है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का सी। यानी कि स्क्राइब सर्कल के इसलिए तीन फॉर्मुलाज होते हैं कि भाई आपको नहीं पता आपने किस साइड के रेफरेंस से फॉर्मुला अपना लिया, आपने किस साइड के रेफरेंस से क्वेश्चन अपना लिया हुआ है, तो भाई इसलिए आपको नहीं पता कि आपने सर्कल किस साइड के रेफरेंस से बनाया है, तो इसलिए तीन फॉर्मुलाज होते हैं, सर्कल 1 के लिए, सर्कल 2 के, सर्कल 3 के लिए। तो R1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर माइनस साइड ए। साइड बी के लिए होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर माइनस बी। और इसी तरीके से साइड सी के लिए भी आ रहा होगा। अच्छा, अगर अगेन यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि भाई अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए तो क्या होगा। भाई याद रखिएगा, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए तो फिर ये साइडों वाली बहस ही नहीं रहेगी ना। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए, अगर दुनिया में कभी भी ट्राइंगल क्या हो, इक्विलेटरल, यानी कि तमाम की तमाम साइड्स आपस में बराबर आ जाएं, तो ऐसे केस ये एमसीक्यूज बहुत दफा फास्ट में पूछा जा चुका है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा, तमाम की तमाम जो R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, बराबर हो जाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई पहले तो ये मसला था ना कि साइड ए पे जो साइकिल फॉर्म हो रहा है उसके लिए R1 है, साइड बी पे जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए R2 है, साइड सी पे जो फॉर्म हो रहा है R3 है। अगर कभी भी आपके पास तमाम की तमाम साइड्स बराबर हो ट्राइंगल की, तो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास जो तीनों रेडियसेस होते हैं बराबर होते हैं, और ये सिंपल तरीके से किसके बराबर होते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स के। यानी कि अगर आपका ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल है, तो उस सूरत के अंदर जो आपका स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होगा, √3/2 एक्स के बराबर होगा। सॉल्व करना चाहते हो आप, सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो कैसे, कि भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर ये होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 3x/2 के बराबर, एक इसके बराबर होगा एक्स के। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास यही वैल्यू आ रही होगी। सॉल्व करने की नीड नहीं है, आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्क्राइब सर्कल, इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। याद रखिएगा, इसमें छह तरह के फॉर्मुलाज हमने पढ़े हैं। एक तो इनके नॉर्मल रेडियसेस के फॉर्मुलाज हैं, और एक जब ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा उसका फॉर्मूला है। बस एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर वो पेशतर जो है ना, एक चीज पूछी जाएगी, एग्जामिनर पता है क्या बोलेगा, रेशो पूछेगा। एग्जामिनर आपसे पेपर में कहता है कि भाई तुम्हारे पास अगर स्क्राइब्ड सर्कल आ जाए, सही है, अगर क्या आ जाए, स्क्राइब्ड सर्कल, उसका रेशो तुम्हारे पास आ जाए सरकम रेडियस के साथ, सरकम सर्कल के रेडियस के साथ, और उसका रेडियस आ जाए तुम्हारे पास इन रेडियस के साथ, तो ये रेशो किसके बराबर होगा। सही है। या फिर इसको मैं एक बड़े मजे का चीज बताऊं, इसको याद रखने का एक तरीका, आप लोगों ने पता नहीं कभी पढ़ा हो आइस। आइस वैसे बड़ा मशहूर एक इदारा है अमेरिका का, बट आइस कहते किसे, आइस का आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये कर रहा है रिप्रेजेंट किसको, इंस्क्राइब्ड सर्कल को। यानी कि आप इसको कह लो, या आप इसको ऐसे कह लो, हाँ, आप इसको कह लो इन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, इन सर्कल को। नहीं यार, आसान आसान तरीका सही है, बल्कि इन सर्कल ही सही है, इससे आसान हो नहीं सकता। आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसको कर रहा है, इन सर्कल को कर रहा है। सी जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सरकम सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरकम सर्कल को। और ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है एस्क्राइब्ड सर्कल को। सही है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्क्राइब्ड सर्कल को। तो आइस का रेशो क्या होता है, आइस अगर पहले इंस्क्राइब्ड आ रहा है, पहले इन सर्कल आ रहा है, फिर सरकम आ रहा है, फिर एस्क्राइब्ड आ रहा है, तो ये बराबर होता है किसके, डायरेक्टली बराबर होगा 1:2:3 के। यहाँ पे देखो उल्टा करके लिखा हुआ है, पहले तुम्हारे पास एस्क्राइब्ड सर्कल है, फिर तुम्हारे पास सरकम सर्कल है, फिर तुम्हारे पास आ रहा है इन सर्कल, तो ये किसके बराबर होगा, 3:2:1 के। तो भाई ये इस शॉर्टकट को ऐसे ध्यान में रखो, कभी भी अगर तुम्हारे पास आइस लिखा हुआ हो तो आइस इसके बराबर है 1:2:3 के। यानी कि इसका मतलब क्या है, सबसे छोटा इन सर्कल है, फिर सरकम सर्कल है, फिर स्क्राइब सर्कल है, तो इन तीनों का रेशो क्या होता है, 1:2:3। अगर मैं इन तीनों का एक रेशो लेता हूँ, किसके ऊपर आता है, 1:2:3 के। हमेशा याद रखिएगा उसके पीछे रीजन ही क्या होती है कि एस्क्राइब सर्कल जो होता है ना सबसे बड़ा होता है, फिर सरकम सर्कल होता है, फिर आपके पास इन सर्कल होता है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो फिर हमारा ये टॉपिक फाइनली एंड होता है, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे अभी से। चलो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं फिर एक क्वेश्चन बल्कि लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन आ रहा है, बेटा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन आ रहा है, R1 × R2 × R3 इक्वल टू के बाद आपको कैलकुलेट करना है, इसको जरा सॉल्व करो। बाकी मैं बच्चों के क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ किसको इसको क्या मसला। देखो भाई, मैं जल्दी से तीन चार बातों को एक्सप्लेन बैक करता हूँ। सबसे पहले नंबर के ऊपर, सेकंड सर्कल के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। भाई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा कि लेट सपोज एग्जामिनर बोलेगा, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास क्या गिवन है, तुम्हारे पास सिंपल तरीके से तुम्हें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, आपको एक ट्राइंगल की, आपको जो है ना पेपर में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे। आपको साइड ए गिवन है 2 यूनिट्स के बराबर, साइड बी गिवन है 4 यूनिट्स के बराबर,
साइड सी दे देगा 5 यूनिट्स के बराबर, सही है। एग्जामिनर बोलेगा सरकम रेडियस की वैल्यू बताओ। अब देखो, साइड चूंकि डिफरेंट आ रही है तो सरकम रेडियस निकालोगे, कैसे निकालोगे? भाई सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसको इस्तेमाल करोगे, ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ऐसे क्वेश्चन बहुत दफा पास पेपर्स में आए हुए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे। पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालोगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको सेमी पैरामीटर चाहिए होगा, पहले सेमी पैरामीटर निकालोगे। सेमी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए किसके बराबर है? 2 के। बी बराबर है 4 के और सी बराबर है 5 के। तो उनको सिंप्लीफाई करोगे, जो भी आंसर आएगा, फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, हीरोज लॉ वाला। तो एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। ये इसको सारी वैल्यूज को यहाँ पे डालोगे। एस के अंदर एस की वैल्यू डालोगे जो सेमी पैरामीटर की वैल्यू आएगी, ए के अंदर ए की वैल्यू, बी के अंदर बी की वैल्यू, सी में सी की वैल्यू। तो आपके पास ट्राइंगल एरिया आ जाएगा। जब आ जाएगा तो फिर सरकम रेडियस के फॉर्मूले पे जाओगे। एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। या फिर क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि एग्जामिनर बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सरकम रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ सरकम रेडियस। अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल आ रहा है, अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल क्या आ रहा है? इक्विलेटरल। और साइड आ रही है 4 यूनिट्स के बराबर, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि भाई आपको मालूम है कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल आ रहा है और आपको क्या निकालना है? सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस निकालने का फिर फॉर्मूला क्या होगा? साइड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो अगर साइड की वैल्यू 4 यूनिट्स के बराबर आ रही है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बता दिया ना कि ट्राइंगल इक्विलेटरल सरकम रेडियस निकालो, तो ये सिंपल 4/√3 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, इसका फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है भाई, ये वाला क्वेश्चन के तीनों साइड्स गिवन है आपको, और बैठ के पूरा सर्कम रेडियस निकालो, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सिमिलरली अगर इन सर्कल का क्वेश्चन है, तो भाई एग्जामिनर आपसे क्या बोलेगा? एग्जामिनर आपसे बोलेगा एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड गिवन है 2 यूनिट्स के बराबर, एक साइड गिवन है 6 यूनिट्स के बराबर, एक साइड गिवन है 4 यूनिट्स के बराबर। तो एग्जामिनर बोलेगा कि भाई इन रेडियस की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर। तो अगेन पहले सेमी पैरामीटर निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 करके, फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालोगे। क्योंकि तमाम साइड बराबर नहीं है तो इसका मतलब सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जो भी आंसर आएगा दोनों को डिवाइड अप फॉर्मूले में डालोगे, इन रेडियस का आंसर आ जाएगा। या फिर इसका क्वेश्चन एक और तरीके से कैसे आ सकता है? एग्जामिनर आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन रेडियस। अगर तुम्हारे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल आ रहा है और उसकी साइड आ रही है 5 यूनिट्स की, तो उस सूरत में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू साइड के बराबर। तो साइड आपको गिवन है किसके बराबर है? 5 यूनिट्स के बराबर है, तो 5 का 5 आ गया। यानी कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इन रेडियस की वैल्यू बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। देखो डिपेंड करता है एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है। सिमिलरली स्क्वायर सर्कल का कॉन्सेप्ट है सेम, कि भाई आपको जो है ना ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन होंगी। एग्जामिनर बोलेगा R1 बताओ या R2 बताओ या R3 बताओ, एग्जामिनर खुद डिफाइंड बैक करेगा क्या चीज निकालनी है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था कि सर ये कैसे आया? तो भाई अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है, तमाम साइड्स बराबर होंगी, तो भाई सिंपल कोई भी फॉर्मूला उठा लो ना, कोई भी फॉर्मूला उठा लो। एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर। सेमी पैरामीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है? 3x/2। और ए की वैल्यू क्या होती है? सिंपल एक्स के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई जरा कर लो। भाई बेसिक एलसीएम है बेटा, मैं एलसीएम नहीं लेना सिखा सकता, आई एम सॉरी। तो भाई ये एलसीएम तो खुद से लोगे ना। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 2 का 2, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 2x। सही है। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो इट शुड बिकम 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2x, एक्स के बराबर। तो इस x से देखो ये स्क्वायर क्या हो गया? कट गया, 2 1 2 2 4। तो क्या बन रहा है? ये सेम चीज तो बन रही है, अंडर रूट 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो अगर कभी भी ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो स्क्राइब रेडियस इसके बराबर होगा, सारे आपस में बराबर होते हैं। रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स के बराबर। ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था, मैंने आपसे क्या कहा था? सारी बातें भूल जाओ। मैंने आपसे कहा था हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्क्राइब रेडियस का रेशियो होता है आप सरकम रेडियस के साथ लेते हो, और इसका रेशियो आप लेते हो इन रेडियस के साथ, सही है ना? भाई स्क्राइब रेडियस सबसे बड़ा होता है, फिर सरकम रेडियस होता है, फिर इन रेडियस होता है। तो इसका रेशियो क्या होता है? यानी कि भाई आपके जो इक्विलेटरल इनके पार्ट्स है ना, इक्विलेटरल पार्ट्स, यानी कि जो भी स्क्राइब रेडियस की वैल्यू है, मैं कहता हूँ स्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला जैसे क्या होता है? स्क्राइब रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास होता है किसके बराबर? ये होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। इसका रेशियो आपने लिया सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होता है? एक्स बाय रूट थ्री, सॉरी, एक्स बाय अंडर रूट 3। और इन रेडियस क्या होता है? ये होता है हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स। तो अगर आप इन तीनों को आपस में एक साथ इनका रेशियो लेते हो, डिवाइड करवा दो, रेशियो का मतलब डिवाइड, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3:2:1। सही है। आपने, मुझे नहीं पता जनरल मैथ्स के अंदर कंबाइंड रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, बड़े बेसिक चीज होती है भाई कंबाइंड रेशियो। ऐसे करके अगर आपने मेरी भी कभी कोई जनरल मैथ्स की प्लेलिस्ट में देखा हो ना, मैंने पढ़ाया हुआ होगा, तो फिलहाल उसको सिंप्लीफाई करते हो ना, आपके पास 3:2:1 के बराबर आ रहा होगा। किसके बराबर आ रहा होगा? 3:2:1 के बराबर। तो
उसको याद रखने का एक आसान शॉर्टकट है, और ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया था आइस वाला, कि अगर आपको उल्टा करके कभी पूछ लिया जाए, आइस का मतलब क्या, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इन रेडियस को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कम रेडियस को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है स्काई रेडियस को, तो ये बराबर होता है 1:2:3 का, यानी कि इसकी उल्टी फॉर्म। इसकी उल्टी फॉर्म क्या होगी, उल्टा करके लिख दो रेशो को, सिंपल इज दैट। डेट कर रहा हूं मैं। देखो, हमारे पास अगेन अफसोस की बात है कि एक फॉर्मूला और होता है, ये फॉर्मूला कहलाता है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। भाई ये वाले फॉर्मूलाज सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इन फॉर्मूलाज का नाम होता है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलाज का नाम क्या होता है बेटा, इन फॉर्मूलाज का नाम होता है हाफ एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अब देखो, हाफ एंगल फॉर्मूलाज आपसे क्या कहता है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज आपसे दुनिया के अंदर क्या कहता है, सही है? जरा बात को और समझिएगा। भाई हाफ एंगल फॉर्मूलाज हमारे पास साइन के अलग होती हैं, कॉस के अलग होती हैं, टेंजेंट के अलग होती हैं, यानी कि साइन अल्फा बाय टू, ये आपके पास एंगल के फॉर्मूलाज हैं, सही है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के हाफ फॉर्मूलाज हैं। तो भाई साइन अल्फा बाय टू किसके बराबर होता है, साइन अल्फा बाय टू बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी, और नीचे डिवीजन में क्या होगा, बी सी, सही है ना? बी इंटू सी, यानी कि भाई देखो, अगर अल्फा का एंगल है ना, इनको याद रखने की मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन फॉर्मुलाज को आप याद रखना चाह रहे हो, तो याद रखने की इनकी शॉर्टकट क्या है, जरा गौर से बात समझो। कि भाई अगर साइन अल्फा का एंगल आ रहा है, तो अल्फा के अलावा वाली जो साइड है ना, हमें पता है साइड अल्फा की साइड कौन सी होती है, ए होती है। तो अल्फा के अलावा वाली जो दो साइड्स आ रही है ना, उनका लोगे डिफरेंस ऊपर, और नीचे उन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट लोगे। आसान भाषा में देखो, ट्रिक्स इंसान खुद से बनाता है, आसमान से उतर के ट्रिक्स नहीं आती। तो कोई आपको ट्रिक्स नहीं बताने वाला है, खुद से आएंगी। तो भाई क्या कहा मैंने, अगर साइन अल्फा बाई टू का एंगल निकालना है तो किसके बराबर होगा, ऊपर इनका डिफरेंस है विद सेमी पैरामीटर, और नीचे इनका प्रोडक्ट आ रहा है साइड्स का, सिंपल है। अच्छा, सिमिलरली अब देखो, खुद से सोचो, साइन बीटा बाई टू का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन बीटा बाई टू का फॉर्मूला क्या होगा, तो बीटा की साइड क्या होती है, बी, उनके अलावा वाली दोनों साइड्स का डिफरेंस होगा ऊपर, उनके अलावा वाली दोनों साइड्स का डिफरेंस होगा ऊपर, और नीचे उन्हीं दो साइड्स का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, सही है? अच्छा, सिमिलरली यहां पे देखो, अगर मैं कहता हूं कि साइन गामा बाय टू का एंगल क्या होगा। देखो, ट्रिगोनोमेट्री इज अ वेरी हेक्टिक टॉपिक, अगेन या तो रो पीट के फॉर्मुलाज याद करोगे या हंसते खेलते याद करोगे। भाई चॉइस आपके हाथ में, फॉर्मुलाज नहीं याद करोगे, पेपर का मेजोरिटी चंक ऑफ मार्क्स आप गवा के आ रहे हो। पेपर में फॉर्मुलाज बिल्कुल आएंगे। अब देखो, गामा का एंगल क्या होता है, सी के बराबर, गामा का एंगल क्या होता है मेरा बच्चा, सी के बराबर। उसके अलावा वाली दोनों साइड्स, तो ए और बी की साइड्स होंगी। यहाँ पे एक दफा आ जाएगा एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी, और नीचे इन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो भाई इसकी शॉर्टकट क्या है, ऊपर डिफरेंस है, नीचे साइड्स का प्रोडक्ट आ रहा है। ऊपर क्या है, डिफरेंस है, नीचे साइड्स का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमारे पास कॉस के अंदर क्या होता है, कॉस में उल्टा काम होता है। कॉस के अंदर क्या होता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कॉस अल्फा बाय टू, इसमें क्या काम होता है, इसमें देखो हमारे पास, अगर अल्फा का एंगल है ना, अल्फा की साइड क्या होती है, ए, तो ऊपर सेम साइड का डिफरेंस होगा, ऊपर क्या होगा, सेम साइड का डिफरेंस, देखो स्ट्रक्चर सब में सिमिलर रहेगा। ऊपर सेम साइड का डिफरेंस होगा, और नीचे अप डिवीजन के अंदर जो इसके अलावा वाली साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो इसकी शॉर्टकट क्या है कि ऊपर जो है ना, सेम साइड का डिफरेंस लिया जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट, यानी कि उसके अलावा वाली साइड्स का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो ये ट्रिक खुद से लिख लिख के याद करने पे याद आएगी, ऐसे नहीं आएगी, मगर एक बेसिक तरीका समझने का क्या है कि देखो, अगर कॉस बीटा बाय टू लिखा हुआ है, तो बीटा की साइड क्या होती है, बी के बराबर, बीटा की साइड क्या होती है, बी के बराबर। तो भैया देखो, जो भी आपके पास कॉस के अंदर लॉजिक क्या है, कॉस की लॉजिक ये होती है कि भैया बीटा की साइड क्या होती है, बी, तो ऊपर उसी का डिफरेंस लिया जाएगा, एस इंटू एस माइनस का बी, और नीचे क्या हो जाएगा, बीटा के अलावा वाली दोनों साइड्स का डिफरेंस। तो ये आ जाएगा सिंपल ए सी के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, ए इंटू सी के बराबर। सिमिलरली, अगर एग्जामिनर कहता है कॉस गामा बाय टू, तो सेम स्ट्रक्चर है इसका भी, कि भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, जो साइड आ रही है उसी की सेम साइड का ऊपर डिफरेंस है, तो एस इंटू एस माइनस का सी, और नीचे अपोजिट दो साइड्स का प्रोडक्ट, तो अपोजिट दो साइड्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी बन जाएगा। सिंपल इज दैट, को मुश्किल चीज थोड़ी है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। अच्छा, टेंजन के लिए क्या होगा, टेंजन देखो होता क्या है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है टेंजन, तो टेंजन के ऊपर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजन अल्फा बाय टू। तो भाई साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास बीसी से बीसी दोनों का सेम है तो कट जाएगा। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास
एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी, और नीचे डिवीजन में कॉस का ऊपर वाला दैट इज एस इंटू एस माइनस का ए। देखो टेंजेंट अल्फा बाई टू कैसे निकालते हैं, साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू, यानी कि साइन अल्फा बाई टू का ऊपर वाला कॉस अल्फा बाई टू का ऊपर वाला दोनों नीचे डिवीजन में आ गए। तो भाई इसको खुद से बनाओ जरा, कैसे बनाओगे? अगर मैं कहता हूं कि लेट सपोज टेंजेंट बीटा बाई टू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, साइन बीटा बाई टू का ऊपर वाला। तो साइन में क्या होता था, अपोजिट साइड्स का डिफरेंस था ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का सी, और नीचे कॉस का ऊपर वाला, तो कॉस का ऊपर वाला क्या आता है, ये था एस इंटू एस माइनस का बी। सिमिलरली टेंजेंट गामा बाई टू क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से रूट के अंदर हमारे पास किसके बराबर, ये होगा हमारे पास सिंपल तरीके से साइन गामा बाई टू के ऊपर वाला, तो डेट शुड बिकम एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी, और नीचे क्या होगा, नीचे आ जाएगा सिंपल एस इंटू एस माइनस का सी। अगेन आई नो इट्स अ बिट हैक्टिक फॉर स्पेशली फॉर द ए लेवल्स किड, बट अगेन आपको फॉर्मुलाज बिठाने का सिर्फ दो ही तरीका है। देखो फॉर्मुलाज याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि खुदारा फॉर्मुलाज को पहले देख के एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स लिखो, उसके बाद बगैर देख के लिखो। फॉर्मुलाज मगर करने जरूरी पड़ेंगे, बहुत दफा पेपर्स के अंदर आपके पास डायरेक्टली फॉर्मुलाज पूछे जा रहे होते हैं, और हाफ एंगल के फॉर्मुलाज या फिर सम ऑफ एंगल या डिफरेंस ऑफ एंगल जो फॉर्मुले जो कल की क्लास में हमने पढ़े थे, यानी कि सिंपल सम टू प्रोडक्ट टू सम वाले, ये वाले फॉर्मुलाज ऐसे होते हैं जो 99% बच्चा छोड़ के जाता है, 99% बच्चा याद ही नहीं करके जाता। वो कहता है कि भाई नहीं आएंगे, और यही पेपर में सबसे ज्यादा आ रहे होते हैं। तो ये फॉर्मुलाज आपको सबसे ज्यादा अपने जहन में बिठाने की नीड है। जल्दी से मुझे बताओ, ताकि फिर हम आगे मूव अप करते हैं, को भी सॉल्व कर लेते हैं। यार देखो इतनी सारी चीजें पढ़ाने वाली होती हैं, इतने सारे मजे मजे के एमसीक्यूज होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है R1 इंटू R2 इंटू R3, जो काम कर रहे हो सब छोड़ दो, सारा का सारा काम छोड़ दो, क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन बहुत दफा पेपर्स के अंदर आया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे? भाई देखो R1 का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे प्यारे शागिर्दों, हमारे पास दुनिया में R1 का फॉर्मूला किसके बराबर है, हमें पता है R1 बराबर होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का ए। R2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का बी। R3 किसके बराबर होता है, बराबर होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा। और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, नीचे डिवीजन में क्या आ गया, नीचे डिवीजन में आ गया एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। देखो आपके ऑप्शंस बड़े मैटर करते हैं कि ऑप्शंस में क्या गिवन है, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा उसके साथ हम सिंप्लीफाई करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले नंबर पे क्या करा, R1 का फॉर्मूला ओपन करा, R2 का फॉर्मूला ओपन करा, R3 का फॉर्मूला ओपन करा। ये वाले क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आपने क्या करा, सिंपल सबको मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा, सिंपल तरीके से हमें ये बात मालूम है कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, अगर मुझे मैं चाहता हूं कि यार नीचे वाला एक कचरा रिमूव हो जाए, तो आपको याद करो, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, डेल्टा स्क्वायर किसके बराबर होता है? भाई डेल्टा स्क्वायर बराबर होता था एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी, याद है? तो भाई ऊपर देखो डेल्टा स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं इस डेल्टा स्क्वायर में इसके फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी इंटू डेल्टा का डेल्टा। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ गया एस माइनस ए, यहाँ पे आ गया एस माइनस बी, और यहाँ पे आ गया एस माइनस सी। माइनस ए माइनस बी से माइनस बी माइनस सी से माइनस सी, तो मेरे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई, एस इंटू डेल्टा के बराबर। तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है, ये भी मेरा पर्टिकुलर आंसर बिल्कुल कंसीडर हो सकता है, सही है ना? ये भी मेरा क्या हो सकता है, एज अ आंसर कंसीडर हो सकता है। नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं फर्दर भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। अगर लेट सपोज ऑप्शंस के अंदर, अगेन देखो यहाँ पे ऑप्शंस बड़े मैटर करते हैं कि ऑप्शन में क्या चीज गिवन है। अगर ऑप्शन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, अगर ऑप्शन में नहीं गिवन, तो इसको फर्दर भी एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे कि याद करो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस बराबर होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस के। तो अगर मुझे यहाँ से डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू चाहिए, डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, एस डिवाइड हो रहा है वहाँ पे कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस इंटू आर बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एस का एस डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा, एस इंटू आर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू एस स्क्वायर के बराबर। ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या हैं, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसके ऊपर आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा होगा, सही है ना? आपको बस ये बेसिक फॉर्मुलाज याद होने चाहिए, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे होगे, सॉल्व कर रहे होगे। मुझे बताओ, बात इज द की टू सक्सेस, रिमेंबर दिस थिंग, देयर कैन नेवर बी अ जो है ना कि आपके पास जो है ना एक बिल्कुल ही ओवरनाइट सक्सेस कभी भी नहीं होती। भाई प्रैक्टिस करोगे सक्सेस होगी। देखो हमारे पास क्लास कितनी है, 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, सही है, डेली बेसिस पे क्लास हो रही है। बताने का मकसद ये है कि भाई 3 घंटे की क्लास के अंदर आपको 50 क्वेश्चन नहीं हो सकते। हाँ मोर देन 40 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, बहुत दफा आप देखते हो कितने कितने क्वेश्चन कर रहे होते हैं। भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। खुदारा प्रैक्टिस करो,
और सबसे अच्छी बात ये होती है, जो भी अच्छी किताबें होती है उनमें साथ साथ आपके पास बेसिक थ्योरी भी गिवन है, थ्योरी पढ़ के बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर जाओ। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, अब उसकी प्रैक्टिस करने पे जाओ। जो क्वेश्चन मुश्किल लगे इधर डाउट ग्रुप में पूछो। भाई आज के जमाने में तो और इतनी आसानियां हो चुकी हैं, चैट जीपीटी अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, डाउट ग्रुप के ऊपर अवेलेबल है। कहीं से भी पूछो, बट पूछो जरूर। भाई किसी क्वेश्चन में फंसते हो, उसका कॉन्सेप्ट देखो क्या आ रहा है, क्यों फंसे थे, कि आपने क्या चीज मिस करी थी, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं अप्लाई कर पाए। तो प्रैक्टिस इज समथिंग जो कि आपको हमेशा आगे लेके जाएगी। सही है, पास्ट पेपर्स बाद में करना, पहले प्रैक्टिस करो। मेरे पास ऐसे कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर वो तो पास्ट पेपर्स इतने मुश्किल लग रहे हैं, मैंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है। मैंने उसको बोला कि बेटा अभी हमारा ट्रिगोनोमेट्री एंड कब हुआ जब पास्ट पेपर से चलेगा ट्रिगोनोमेट्री के। भाई पहले नंबर के ऊपर तो आप कॉन्सेप्ट को तो पिक करो ना, अल्लाह के बंदे। पहले आपने कॉन्सेप्ट लेने का प्रैक्टिस करनी है, फिर पास्ट पेपर पे जाओ। या फिर आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ साथ पास्ट पेपर्स को देख लो, बट डायरेक्टली ना जाओ उसके ऊपर खुदारा। सर ये डायरेक्टली तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि पास्ट पेपर के अंदर तो हमेशा एक स्टेप आगे होता है, या पास्ट पेपर्स के अंदर तो कॉन्सेप्ट सारे के सारे मिक्स होते हैं। अब आपको थोड़ी पता है, आपने टॉपिक पहले दिन पढ़ा था, दूसरे दिन पढ़ा था, तीसरे दिन पढ़ा था, तो वहां पे आपके लिए मसले मसाइल आ रहे होते हैं। पहले प्रैक्टिस बुक को करो, कोई भी प्रैक्टिस बुक करो, मेरी करना चाह रहे हो मेरी करो, किसी भी दुनिया की किताब घर पे अवेलेबल है उसको करना चाह रहे हो उसको करो, किप्स करना चाह रहे हो किप्स को करो, स्टेप्स करना चाह रहे हो स्टेप्स को करो, अनीस अवेलेबल है उसको कर लो, ग्रेड्स अवेलेबल है उसको कर लो, कोई भी किताब अवेलेबल है भाई तुम्हारे पास, मेरी किताब से फॉलो करना उसको कर लो, जो किताब अवेलेबल है उसको प्रैक्टिस करो, मगर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर प्रैक्टिस लाजमी, जैसे मैंने कहा। मैं क्वेश्चन को दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई R1 × R2 × R3। भाई R1 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए। R2 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस बी। R3 का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस सी। आपके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन होंगे, वो ऑप्शंस बड़े मैटर करते हैं कि बेटा कि आपके पास आंसर क्या होगा। तो आपने, मैंने ऑप्शंस को देखा भाई, फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे कि भाई डेल्टा सब पे डिवाइड हो गया तो डेल्टा स्क्वायर डेल्टा, और नीचे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बन गया। अब मुझे पता है कि हीरोज लॉ, भाई हीरोज लॉ याद है ना क्या था, हीरोज लॉ यानी कि अगर तीनों साइड ट्रायंगल की गिवन हो तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो हीरोज लॉ की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर की जगह पे इसको रख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये एस माइनस से कट गया, एस माइनस बी कट गया, एस माइनस सी कट गया। तो मेरे पास खाली क्या बच गया, एस इंटू डेल्टा। हो सकता है यही मेरा आंसर हो, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हो, माइट भी पॉसिबल ये आंसर हो। डिपेंड करता है ना आंसर के ऊपर, अगर ये आंसर ये आंसर होगा। अगर एग्जामिनर कह रहे हैं फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ऑप्शन में गिवन नहीं था, तो आप फर्दर फिर ऑप्शन में सिंप्लीफाई करने के ऊपर चले जाओगे। तो देखो हर चीज डिपेंड करती है आपके एग्जामिनर के ऊपर। अगर एग्जामिनर कह रहे हैं फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कोई इशू की बात थोड़ी उसके अंदर, दैट वाज द लॉजिक ओनली हियर। वहाब हसन, आई रियली अप्रिशिएट, जजाकल्ला, डन हो गया। बेटा आपको पोर्टल का जब एक्सेस मिले, पोर्टल का एक्सेस अगर आपको मिल गया तो वहाँ पे आपके पास रिसेंट क्लासेस की रिकॉर्डिंग